नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम बात करने वाले एमपी टेट की जो मेन परीक्षा यानी जो चयन परीक्षा होने वाली है 2023 में। क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में जो हमारी प्री एग्ज़ाम जो है, जो प्रारंभिक परीक्षा है वो कंप्लीट हुई है और आप में से काफ़ी स्टूडेंट जो है वो उसमें सिलेक्ट हुए हैं, पास हुए हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट ने मुझसे संपर्क किया, मुझे कहा कि सर अब हम प्री पास हो गए हैं, अब आगे का जो मार्गदर्शन है वो करिए, आगे हम कैसे बढ़ें, क्या होना चाहिए, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, बेहतर तरीका क्या हो सकता है पढ़ने का, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। कईयों को कुछ और सवाल भी थे कि परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी। तो मुझे लगा कि एक ज़रूरी है कि यहाँ पर एक वीडियो बनाया जाए और वीडियो के ज़रिए आपको मार्गदर्शन दिया जाए और जो आपके सवाल है, जो आपके क्वेश्चन है, एमपी टेट की जो मुख्य परीक्षा है, जो मेन परीक्षा है, उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है, जो सवाल है, उनके जवाब में अपने अनुभव और अपना सही और सटीक जवाब जो है वो आप तक पहुंचाऊं और आपको दूं कि भी क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या पूरा जो टोटल है परीक्षा से जुड़ा हुआ पूरा संदर्भ जो है वो मैं आपके सामने क्लियर करूं। तो उसके लिए ही आज का हमारा लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर सवाल का जवाब बड़े ही अच्छे से दूंगा और याद रखिएगा जो लेक्चर है वो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि लगभग मैंने सारे क्वेश्चन जो है जो आपके मुझे मिले हैं उन सारे सवालों को मैंने यहाँ पे एक साथ रखा है, इकट्ठा किया है ताकि मैं एक एक करके सब सवालों पे आकर आपको क्लियरली सब कुछ समझा सकूं। और यही आगे जो श्रृंखला है इसकी वो लगातार चलती रहेगी। अगली श्रृंखला में मैं आपके लिए और क्या जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से आप पढ़े, एग्ज़ाम का जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहेगी, मेरा जो खुद का कोर्स है जो अभी इस पे आ रहा है उस कोर्स का प्लान क्या रहेगा, किस तरीके से हम उस प्लान में काम करने वाले हैं और कैसे वो आपका जो सिलेक्शन है उसको श्योर करेगा, मजबूत करेगा, वो क्या है, वो सब हम अगले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल का जो लेक्चर है वो आपके सवालों से जुड़ा हुआ है, ज़्यादातर जो मुख्य परीक्षा को लेकर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है वो बड़ा मेन है, वो है एग्जाम पॉसिबिलिटी कि सर एग्जाम की क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए एग्जाम की पॉसिबिलिटी अंदाजा लगाना वैसे थोड़ा मुश्किल है लेकिन इस ईयर में ये संभव है क्योंकि इस साल जो है वो चुनाव है और जो चुनावी साल हो जाता है तो चीज़ें बड़ी फटाफट होने लग जाती है। चुनावी साल जब होता है तो चीज़ें बड़ी फटाफट होने लग जाती है क्योंकि सरकारों को ज़्यादा कुछ समझ में आए नहीं आए, वोट बैंक तो समझ में आता है और चुनावी साल में ये भी समझ में आता है कि जनता को खुश कैसे रखा जाना है। तो इसलिए लगता है कि ये चुनावी साल है तो फटाफट जो भी हो रहा है उस प्रक्रिया में थोड़ी तेजी नजर आएगी, जल्दबाजी नजर आएगी, फटाफट कुछ चीज़ें होंगी। तो अगर हम इसको पूरे पैटर्न को देखें तो इस साल आपके प्री एग्जाम भी करवा दिए, जल्दबाजी में सही, फटाफट वैकेंसी आती है, खबर आती है कि प्री एग्जाम होगा, जल्दी से हो रहा है, बाकी एग्जाम भी जल्दी निपटाए जा रहे हैं, चाहे पटवारी की परीक्षा हो चाहे कुछ और परीक्षा हो, सबको बड़े ही तेज स्पीड के साथ पूरा करवाया जा रहा है। तो इस तरीके से देखते हुए लगता है कि प्री एग्जाम जब हुआ है तो प्री एग्जाम के इस प्रक्रिया में भी तेजी आएगी और ये जो एग्जाम है लगभग आपका जो एमपी टेट का जो मेन परीक्षा है वर्ग 1 के लिए, उसका एग्जाम की डेट मुझे लगता है लगभग जुलाई या अगस्त जो है वो संभावित रहेगी क्योंकि जुलाई और अगस्त में कॉलेजेस भी अवेलेबल होते हैं सेंटर के लिए, एज एग्जाम सेंटर के लिए, और फिर वर्ग 2 वाले जो है वो भी तब तक तैयार हो जाएंगे, उनके भी एग्जाम करवाए जा सके। तो इसका एग्जाम कराने के बाद में वर्ग 2 का हो जाएगा। तो जुलाई में अगर ये संभावित करवा दिए जाते हैं तो लगभग अगस्त के अंदर वर्ग 2 के एग्जाम हो जाएंगे। तो संभवतः इसकी जो डेट लग रही है अभी तक जो संभावित है वो है जुलाई, है ना। तो इसलिए आप अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। रिपीट कर रहा हूँ, चुनावी साल है, प्रक्रिया तेज होगी, जल्दी होगी, तो कहीं आप छूट ना जाए किसी तरीके से, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है एग्जाम पैटर्न। सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? प्री का तो ये था, मेन का क्या रहेगा? देखिए 2018-19 का एग्जाम आप देखें तो उस समय दोनों एग्जाम एक जैसे होते थे। अगर हम 2011 के पेपर को लें तो भी दोनों एग्जाम एक जैसे होते थे क्योंकि दो एग्जाम थे ही नहीं, तब कंसेप्ट एक एग्जाम का था। और वैसे अगर आप सिलेबस को देखें तो सिलेबस में सब कुछ डाला हुआ है, सिलेबस में सब कुछ डाला हुआ है, पूरी 11th-12th है, पूरा ग्रेजुएशन है, पीजी भी लगभग मोटा सारा डाल दिया, तो कुछ बचा ही नहीं कि एग्जाम पैटर्न में चेंज करने के लिए। अब तो कुछ कम ही किया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि एकदम मैक्सिमम जो सिलेबस हो सकता था वो पूरा का पूरा सिलेबस डला हुआ है। तो वो सारा सिलेबस डला हुआ है तो उसमें क्या कम करने की जगह? तो हाँ, यहाँ पे जो है कि बढ़ाने की तो कोई जगह ही नहीं है, कुछ कम किया जा सकता है। कम कोई चयन प्रक्रिया में करेगा नहीं क्योंकि प्री एग्जाम में जब इतना सिलेबस है तो मेन में तो बढ़ता है और बढ़ने के लिए जगह है नहीं। तो फिर ये जो आपका अभी जो सिलेबस चल रहा है लगभग वही सारा रहेगा, प्लस आपका जो पेपर का पैटर्न है वो भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा जो अभी हुआ है। तो एग्जाम पैटर्न में किसी प्रकार का कोई चेंज देखने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। बस आप इसी जो आपका सिलेबस है उसके साथ जाए, जो एग्जाम अभी हुआ है वही पैटर्न है, उन दोनों को लेके चले, उसके आधार पर अपनी तैयारी को जारी रखें।
अगला जो हमारा सवाल है वो है रेफरेंस बुक। कई बच्चे पूछते हैं सर रेफरेंस बुक्स में कौन सी बुक्स का इस्तेमाल करें। देखिए पेपर का जो प्री एग्जाम का जो पैटर्न था वो क्लियर शो करता है कि बहुत ज़्यादा गहरा उतरने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा गहरा छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऊपर ऊपर रह रहे हैं तो भी ठीक है, थोड़ा सा लेवल आप बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा लेवल आप जरूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेवल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपकी एनसीईआरटी की बुक है, आपकी जो स्टेट में बोर्ड में जो बुक्स चलती है वो बुक्स उठा लीजिए। कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे और वहाँ जो बुक्स आपकी कॉलेज में चलती थी उन बुक्स को अपना माध्यम बनाइए। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा किसी चीज़ की जरूरत नहीं है ना। आप पैटर्न देख सकते हैं पेपर, या पुराने, अब तो आप 3 पेपर हो चुके हैं आपके पास, 11 है, 18 है और जो अभी प्री एग्जाम हुआ है। इन तीनों को अगर आप देखें तो लगभग तय है कि जो बुक्स है वो कोई ज़्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। फालतू की बुक्स इकट्ठी करने का, बिना मतलब में ढेर लगाने का बुक्स का कोई अर्थ नहीं है। जो हुआ है वो लगभग ऐसा सही है कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं उससे चले जाइए, प्लस आपका जो स्टेट बोर्ड है मध्य प्रदेश में जो बुक्स चलती है वो आप स्टेट बोर्ड की बुक है उनको एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। प्लस कॉलेज जो आपने किया था, कॉलेज में जो यूनिवर्सिटी में जो आपके राइटर्स की बुक चलती थी, जो बुक्स अभी आपके पास होगी उन्हीं बुक से आप कॉलेज का कंटेंट तैयार कर लीजिए तो काफ़ी है। और अगर आपको और कोई बुक चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। मेरी भी कई फेवरेट बुक है कॉलेज में तो बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको फालतू की वैरायटीज़ में फंसाया जाए, फालतू की किताबों में फंसाया जाए, क्योंकि जो किताबें आपने पढ़ी है आप उनके साथ ही रहे। मेन तो आपको क्या करना है, आपको कंसेप्ट ठीक करने हैं, आपको थ्योरी समझनी है ना। ग्रेजुएशन में मोटा मोटी यही होता है, थ्योरी को समझना होता है, कुछ सवाल प्रैक्टिस करने होते हैं, तो उसके लिए आपकी किताबें ही अच्छी है, तो आप उनके साथ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट टू फोकस। कई बच्चे पूछते हैं सर अभी जो पेपर का पैटर्न आया या जो पुराने पेपर पैटर्न है वो हमें क्या बता रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो भैया मोटा मोटी आपने देखा कि पूरा का पूरा जो पेपर था इस बार वाला प्री वाला वो पूरा सेंट्रिक था यूजी के ऊपर। मतलब आपका जो ग्रेजुएशन पार्ट था वही भर भर के आया था। इसका मतलब है कि जो बोर्ड है उसे ग्रेजुएशन बहुत पसंद है ना, ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा पसंद है। तो उसको देख के ऐसा लगता है कि पैटर्न जो है वो ग्रेजुएशन फोकस्ड होगा, पूरा पेपर जो होगा वो ग्रेजुएशन फोकस्ड होगा। तो आप अब यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी वाले कंटेंट को थोड़ा सा पीछे रखिए और ग्रेजुएशन ओरिएंटेड जो कंटेंट है आपका, जो ग्रेजुएशन यूजी और पीजी का कंटेंट है ग्रेजुएशन का, उस पर ज़्यादा फोकस कर लीजिए, क्योंकि वो कंटेंट ही मेन कंटेंट है। तो आप यूजी और पीजी का जो कंटेंट है उस पर अपनी नज़र बनाए रखिए और उसी कंटेंट को ऊपर रखिए और उसके आधार पर ही सारी तैयारी करिए, क्योंकि 70% पेपर जो है वो यूजी और पीजी लेवल से आ रहा है और 70% तो सिलेक्शन का स्कोर हो जाएगा। तो आप जो है यूजी और पीजी वाला जो कंटेंट है उस पर अपना फोकस बनाए रखिए और जो तैयारी आप करें, अगर आप मान लीजिए अगले 4 महीने तैयारी करते हैं या 5 महीने तैयारी करते हैं तो उसमें लगभग 3 महीने आपका 60 से 70% हिस्सा जो है टाइम का वो आप यूजी और पीजी के कंटेंट पे पढ़ने में खर्च कीजिए, क्योंकि सारा पेपर मोटा मोटी वहीं से आना है। 2011 में भी ऐसा ही हुआ था, वो इसमें भी ऐसा ही हुआ है। और अब ये जो बोर्ड बना है, जो बोर्ड पेपर दे रहा है प्री वाला, वो साफ इशारा कर रहा है कि उन्हें ग्रेजुएशन पसंद है, ग्रेजुएशन के क्वेश्चन ही वो पूछना चाहते हैं बच्चों से। तो वो जो पूछना चाहते हैं हम भी उसी पे फोकस करना चाहिए, है ना, पूछेंगे तो वही। तो हमारा भी फोकस जो है वो यूजी और पीजी के कंटेंट पे ज़्यादा होना चाहिए, बल्कि सीनियर सेकेंडरी पे थोड़ा कम कर देना है। तो इस तरीके से आप तैयार करिए। अगला सवाल है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सर हम तैयारी कैसे करें, किस जो बुक्स है वो तो आपने बता दी, जो पैटर्न है वो भी समझा दिया, हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थोड़ा सा बड़ा इशू है, इसके लिए मुझे आप समय दीजिए, क्योंकि मैं आपको आराम से समझाना चाहता हूँ सारी चीज़ें कि क्या आप पहले किस चीज़ को पढ़ना शुरू करें। क्योंकि जो पेपर है वो पेपर हमें तय करता है कि क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है, क्या उसके बाद में पढ़ना है। जो पैटर्न एग्जाम का चल रहा है, क्योंकि एक्चुअली आपको क्रैक तो एग्जाम ही करना है, तो जब आपको एग्जाम ही क्रैक करना है तो फिर एग्जाम का जो पेपर है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। सोचिए आप 100 मीटर की रेस में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो 100 मीटर की रेस ही तो आपका टारगेट है। अब आपको 1 किलोमीटर वाली रेस से क्या लेना देना, क्योंकि आपको 100 मीटर की क्रैक करनी है। तो जो 100 मीटर की रेस है उसको कैसे क्रैक किया जा सकता है, उसमें क्या क्या चाहिए होता है और उसको अपने उसके हिसाब से अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, हमारा टारगेट वैसा ही होना चाहिए। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो अपने पेपर के हिसाब से बनती है। अब हमारे पास एक पर्याप्त संख्या में पेपर अवेलेबल हो गए, एटलीस्ट 3 पेपर तो हैं, और 3 पेपर बहुत है। 3 पेपर के आधार पर 11 का पेपर है, 18 का पेपर है, अभी जो 2023 का पेपर हुआ है वो भी हो चुका होगा, अभी थोड़े दिनों में पेपर मिल जाएगा हम लोगों को, है ना। जैसे ही बोर्ड पेपर को आउट करेगा तो वो पेपर हमारे पास आ जाएगा। तो जब पेपर आएगा तो उसका भी एनालाइज हो जाएगा। 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था तो पेपर की भी 2 कॉपियाँ मिलेगी, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास टोटल 4 पेपर हो जाएगी इस हिसाब से। अब 4 पेपर होंगे तो हम आराम से समझ पाएंगे कि बोर्ड क्या चाहता है, पेपर जो करवा रही है संस्था वो क्या चाहती है, बस उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस स्ट्रेटजी को पूरा तरीके से फोकस रखेंगे क्रैक कैसे हो,
कैसे एग्जाम क्रैक हो। तो ये थोड़ा सा बड़ा ब्रॉडर है, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा जिसमें पूरा प्लान जो है, पूरी स्ट्रेटजी है, डे 1 से लेकर लास्ट डे तक आपको कैसे चलना है, क्या पढ़ना है, कब कितना पढ़ना है, किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, किस पे कितने क्वेश्चन निकालने हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो डिटेल से मैं आपके उस लेक्चर में बात करूंगा। ठीक है, फिलहाल इसको जो है रख लीजिए, क्योंकि अभी श्रृंखला शुरू हुई है ना। कई बच्चे सर कैसे पढ़ें, तो इसके लिए मुझे टाइम दीजिए। कैसे पढ़ें ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन को अभी बकाया रखिए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता सकता हूँ कि विनिंग प्लान क्या होगा। विनिंग प्लान सीधा सीधा रहेगा कि भैया पढ़िए, है ना, पढ़िए, लर्न करिए, लेकिन रुक जाइए, लर्न क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। किसे पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है, किसको उसके बाद में पढ़ना है, क्रम क्या रहेगा, किसको कितना टाइम देना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको लर्न करना होगा, पढ़ना होगा, थ्योरी पढ़नी होगी। थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सीधी सी बात है, जब चीजें पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कहां से करनी है ये मैं आपको बताऊंगा, किन क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरा हिस्सा है, ठीक है, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। उसके बाद में आपने प्रैक्टिस कर लिया, टेस्ट देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो पढ़ा है, जो समझा है, वो सही से काम आ रहा है या नहीं आ रहा, वो नंबरों में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई मैं गलती तो नहीं कर रहा नंबरों में बदलते समय। तो ये सब चीजें हमें टेस्ट ही बताते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा टेस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो टेस्ट करें, जैसे ही आपका टेस्ट हो जाए अपने आप को एनालाइज करें, टॉपिक सही से तैयार हुआ या नहीं हुआ, खुद ही अपना सेल्फ एनालिसिस करें। टॉपिक में कमी है तो सुधार करें, दोबारा से प्रक्रिया को दोहराएं, और है तो ठीक है, और फिर पूरे प्रोसेस को नए टॉपिक के साथ रिपीट करें, और इसी प्रक्रिया को बार बार रिपीट करते रहे। एक टॉपिक को छोड़ने से पहले आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे हमने भी देखा है कि कई टॉपिक ऐसे थे उनसे बहुत सारे सवाल आ रहे थे, जैसे ग्रुप थ्योरी है। ग्रुप थ्योरी में कई बच्चों ने बताया कि 10 से 15 क्वेश्चन आए थे। अब 10 से 15 क्वेश्चन आए थे तो पहले उस टॉपिक की थ्योरी पढ़िए, क्योंकि जो 10-10, 15-15 क्वेश्चन दे रहा है वो टॉपिक तो प्रायोरिटी में होगा, ऑब्वियसली बात है, उसको तो प्रायोरिटी में रखना है। तो उस टॉपिक की थ्योरी पढ़ी, फिर उस टॉपिक पे सवाल निकाले, फिर उस टॉपिक पे टेस्ट दिए, और फिर उस टॉपिक को एनालाइज किया कि मेरा 15 क्वेश्चन हैं आ रहे हैं, 15 में से मैं 13 या 14 कर पा रहा हूँ, 1-2 चलो गलत हो गए कोई बात नहीं, लेकिन 13-14 कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर जवाब है नहीं कर पा रहा हूँ तो भैया रिपीट करो, प्रोसेस को रिपीट करो। जब तक 15 में से 13-14 क्वेश्चन सही ना होने लग जाए, प्रक्रिया को रिपीट करो, और जब हो जाए तो नए टॉपिक के साथ रिपीट करना शुरू कर दो। मैं बताऊंगा इसके बारे में, मैं आराम से वीडियो आने दीजिए, सब समझाऊंगा कि इसमें क्या और बेहतर किया जा सकता है। तो ये प्लान जो है ये आपको जिता देगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, इतने संख्या में क्वेश्चन आते हैं। उन टॉपिकों को अगर आप बार बार दोहराएं और अच्छे से दोहराएं, इस तरीके से अगर आप दोहराएं तो मजाला क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, मजाला छूट जाए, है ना, और फिर बड़े टॉपिक कवर हो गए तो सिलेक्शन कवर हो गया। अगला है हमारा कोर्स डिटेल। कई बच्चे जानना चाहते हैं सर आपका कोर्स कब आएगा, कोर्स कब आएगा। तो देखो कोर्स जो है वो जल्दी ही आएगा। पहले मुझे मेरा होमवर्क जो है पेपर को लेके, पहले मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपना होमवर्क तैयार रखूं, क्योंकि होमवर्क करने का मतलब क्या है, यहाँ होमवर्क शब्द का मतलब गृह कार्य जो है वो मेरा गृह कार्य है, जो मैं करना चाहता हूँ कि भाई पेपर में क्या आता है, पेपर किस तरीके से आता है, एक एवरेज बच्चा, एक औसत बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए कि वो एग्जाम क्रैक कर ले, कितना समय संभावित हमें मिल सकता है पेपर को लेके, उस संभावित समय को कैसे वर्गीकरण करना है, किस टॉपिक को कैसे रखना है, कितना टाइम देना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने टेस्ट कम से कम एक टॉपिक पे होने चाहिए, किस टॉपिक पे ज़्यादा टेस्ट भी होने चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट का जो लेवल है वो कैसा होना चाहिए। तो ये वो सारा काम है जो पहले मुझे करना पड़ेगा, आप लोगों से पहले मुझे ये सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो मेरे पीछे पीछे चलेंगे, इसका मतलब सारी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। याद रखिए, आप मेरे पीछे चलेंगे तो मेरी सारी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको मैं अपने पीछे लेकर जाऊं, तो उससे पहले मैं अपना पूरा जो होमवर्क है वो पूरा करके रखूं आप लोगों के लिए, और आपके हर सवाल का जवाब है वो बड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ दूं और बड़े दृढ़ता के साथ दूं, क्योंकि मेरी तैयारी अगर अच्छी होगी तो आपकी तैयारी मैं अपने आप अच्छी करवा पाऊंगा, है ना। अगर मैं ही कमजोर हूं, अगर मेरे पास ही कोई प्लान नहीं है, कोई तरीका नहीं है, बस ये है कि बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा हूँ, ऐसे तो सिलेक्शन नहीं आते ना। तो सिलेक्शन कैसे आता है? सिलेक्शन आता है जब एक बेस्ट प्लान आप बच्चों को दे पाते हैं, एक ऐसा प्लान दे, और बच्चों को विश्वास भी जागता है, बच्चों को विश्वास भी जागता है, आत्मविश्वास की सर ने कमी नहीं छोड़ी, सर के पास सब कुछ है, सर ने पूरा प्लान बनाया, क्या करना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने दिन में पढ़ना है। जब आपको लगता है कि जो बंदा हमें पढ़ा रहा है, इसका अनुसरण कर रहे हैं, उसके पास बिल्कुल सॉलिड प्लान है, सॉलिड तरीका है, सॉलिड नियम बनाए हुए हैं, तो फिर आपको भी विश्वास जगता है कि हाँ इसके साथ चलना एकदम सही होगा। तो इसलिए मुझे प्लान चाहिए, बेहतर प्लान चाहिए। तो उसका होमवर्क जो है वो चल रहा था अभी तक, और लगभग होमवर्क पूरा कर लिया गया। उसका एक
तो अभी आपको मिल गया होगा। अगले लेक्चर में आपको जब मैं कोर्स प्लान आपको समझाऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा कि जो मैंने मेहनत की है वो बहुत गहरी तरीके से मेहनत की है, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है, और इस तरीके से मेहनत की है ताकि मैं एक बच्चे को, एक एवरेज बच्चे को जो अभी जस्ट पास हुआ है, जिस मान लीजिए उसने कट ऑफ पार की है, सपोज कीजिए 75 की कट ऑफ उसने पार की है, तो 75 वाला बच्चा जो है अब वो एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेगा उन्हीं बच्चों के साथ जो सब 75 पे है ना। क्योंकि यहाँ तो जो भी क्वालिफाई किया होगा, प्री जो पास हुआ होगा, अगर वो कैटेगरी से है तो उसके 75 मार्क्स होंगे, जनरल का होगा तो 90 होंगे। तो ये जो 75 वाला बच्चा है ये अपने बराबर वाले बच्चों से कैसे एग्जाम पास करेगा, ये भी तो सोचने का बिंदु है, ये भी तो सोचने का विचार है। सोचिए, समझिए, एक 75 का नंबर का बच्चा है, बाकी सारे बच्चे 75 से नीचे कोई नहीं है, क्योंकि जो 75 से नीचे वो सिलेक्ट ही नहीं हुआ, वो प्री पास नहीं हुआ। तो जो प्री पास हो गया है 75 के बाद में, अब उसके जो भी बच्चे हैं या तो उसके बराबर हैं या उससे ऊपर है, तो उस जो सब ऊंचे है या उसके बराबर है उन सब बच्चों में वो रेस कैसे जीते, उसके लिए तो कुछ ना कुछ उसे स्पेशल प्लान चाहिए होगा। तो उसी के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो ये है कोर्स डिटेल। तो कोर्स की डिटेल के लिए मैं आपको वीडियो दूंगा, उसमें पूरा कोर्स प्लान जो है वो आपको समझाऊंगा। हाँ, फिलहाल अगर आपको इनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ अभी है, जो वीडियो है या कोई भी चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे सेवा ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई कुछ और बेहतर किया जा सकता है, अगर आपकी कोई राय हो तो भी आप हमें इस नंबर पे दे सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर मेरा जो ऐप है उसमें आकर आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमें ये भी कर सकते हैं, इससे करने से बहुत फ़ायदा होगा बच्चों को। कुछ ऐसा हो जो मुझसे नज़रअंदाज हो जाए या मैं ना देख पा रहा हूँ तो प्लीज़ वो भी बताइएगा, क्योंकि हमें मिलकर सिलेक्शन निकालना है ना, मिल के निकालना है। तो मैं भी आपका सहयोगी हूँ और आप भी मेरे सहयोगी हो, तो हमें मिलकर एक बेहतर करना है। तो कहीं अगर मेरी तरफ से कोई कमी है तो आप मुझे बताइए, और बाकी मैं अपने तरफ से पूरी जो कोशिश है वो लगातार कर रहा हूँ, करता रहूँगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपको कुछ बेसिक बातें तो समझ में आ गई होगी, और बाकी धीरे धीरे अब हमारा आज का जो वीडियो है ये इस बात का भी इशारा करता है कि हमारी जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई है, और अब ये लास्ट तक एग्जाम तक जाएगी और आपका सिलेक्शन दिला के ही छोड़ेगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।